यह है माई गर्लफ्रेंड इज एन एलियन का एपिसोड 18। यहाँ पर जीवू साउकी से बात करते हुए कहती है, जब 100% हार्मोन इकट्ठा हो चुके हैं तो हमें स्पेसशिप को बुला लेना चाहिए क्योंकि अब हमारा मिशन पूरा हो गया है। लेकिन साउकी उदास होकर कहती है, ये तो नॉर्मल हार्मोन्स हैं। फांग तो हार्मोन एलिमेंट कलेक्ट करने वाला है, हमें वही हार्मोन एलिमेंट लेकर अपने प्लेनेट पर जाना चाहिए। जीवू कहती है, एलिमेंट कलेक्ट होने में बहुत समय लगेगा। साउकी कहती है, क्यों ना मैं अपने हॉट हार्मोन्स उसके कलेक्टर में डाल दूं ताकि उन्हें एलिमेंट्स जल्दी मिल जाएं। जीवू कहती है, अगर तुमने अपनी रिंग से हार्मोन्स निकाल दिए तो ये सिर्फ एक नॉर्मल रिंग बन जाएगी और फिर हम इसमें दोबारा हार्मोन्स कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन साउकी फिर भी ऐसा करना चाहती थी। इस पर जीवू भी उसका समर्थन करती है और दोनों रात में कंपनी जाती है। साउकी अपना कलेक्ट किया हुआ सारा हार्मोन कलेक्टर में भर देती है। अगले दिन जब रिसर्चर्स देखते हैं कि हार्मोन्स इतनी बड़ी मात्रा में कलेक्ट हो चुके हैं तो वे चौंक जाते हैं। वे कहते हैं, कल तक यह मात्रा इतनी कम थी और आज इतनी ज्यादा कैसे हो गई? साउकी कहती है, शायद जब हम बातें कर रहे थे तब पीछे से हार्मोन कलेक्ट हो गए होंगे। फांग कहता है, अब जल्दी से इसे एलिमेंट में बदलने की कोशिश करो और मास प्रोडक्शन पर डाल दो। इसके बाद फांग साउकी से कहता है, आज हम डिनर पर नहीं जा पाएंगे लेकिन कल मैं तुम्हें पक्का अपने साथ ले जाऊंगा। इस बात से साउकी थोड़ी उदास हो जाती है। फांग उसे खुश करने की कोशिश करता है। अगले सीन में साउकी वापस जा रही थी और वह खुश थी, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वह जल्द ही अपने प्लेनेट वापस जाने वाली है और फिर वह फांग से कभी नहीं मिल पाएगी। इस बात से वह उदास हो जाती है। तभी पास की कंस्ट्रक्शन साइट से एक रॉड उसकी तरफ गिरने लगती है। वह खुद को बचाने की कोशिश करती है लेकिन तभी समय रुक जाता है। जैसे ही समय रुकता है साउकी हैरान हो जाती है। वह देखती है कि समय वह तो रोक नहीं रही है, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखती है उसके पास जियांग खड़ा होता है, जो साउकी को और भी ज्यादा हैरान कर देता है। जियांग अपनी असली पहचान बताता है और कहता है कि वह अपने कैप्टन का इंस्पेक्टर है और चीफ के लिए अगला उम्मीदवार भी वही है। साथ ही वह यह भी बताता है कि जब हमारे कैप्टन को पता चला कि तुम्हारी और जीवू की खास दोस्ती हो गई है और तुम गलत समय पर यहाँ आई हो तो उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। इस बात पर साउकी और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। अगले सीन में ऑफिस में किसी ने पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट नष्ट कर दिया होता है और सारे मटेरियल्स भी खत्म कर दिए गए होते हैं। जब फांग वहाँ आता है तो वह सब कुछ देखकर चौंक जाता है। इन्वेस्टिगेटर्स बताते हैं कि वहाँ साउकी की आईडी मिली है, जिस पर फांग और बाकी सब लोग हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ साउकी आती है। हान उसे ये सब बताने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी दोनों सुनते हैं कि सारे कर्मचारी साउकी पर शक कर रहे हैं। तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं और साउकी से पूछने लगते हैं कि ये सब क्या है। साउकी कहती है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन गार्ड्स उसे गिरफ्तार करने की धमकी देते हैं। तभी वहाँ फांग आता है जो उन्हें रोकता है और कहता है, मुझे पूरा भरोसा है कि साउकी ने कुछ गलत नहीं किया होगा। फांग सारे कर्मचारियों से कहता है, तुम्हें अपने सहकर्मियों पर भरोसा रखना चाहिए। साउकी ने ऐसा नहीं किया है, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। मैं ये जरूर पता लगाऊंगा कि ये सब किसने किया। इसके बाद वह साउकी को घर जाकर आराम करने के लिए कहता है। जब साउकी कैफे में जाती है तभी वहाँ जियांग आता है। उसे पहले से ही पता होता है कि कंपनी में जो कुछ भी हुआ वह प्लान का हिस्सा था। वह साउकी से सीधा पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि किसने ये सब किया? साउकी कहती है कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन वह यह जरूर बोलती है कि वह जल्दी ही पता लगा लेगी कि किसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को नष्ट किया। जियांग कहता है, जब तक सारे रिसोर्सेज वापस इकट्ठा नहीं होते तुम लोग अपने प्लेनेट पर वापस नहीं जा सकते। इस बात पर साउकी थोड़ी उदास होती है, लेकिन अंदर ही अंदर खुश भी होती है कि उसे थोड़ा और समय मिलेगा। दूसरी तरफ कंपनी में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही होती है। कयंग फांग से कहता है, तुमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में इतना पैसा लगवाया था और अब वह पूरा नष्ट हो गया है। वहाँ साउकी की आईडी मिली है। साथ ही वह सबको यह भी बताता है कि साउकी फांग की गर्लफ्रेंड है और इस वजह से उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। फांग बचाव करते हुए कहता है, मैं इस बात का पता लगाऊंगा कि यह किसने किया है। मीटिंग के बाद रात को फांग इन सारी बातों से काफी परेशान होता है। तभी उसे साउकी का एक मैसेज आता है जो उसे थोड़ी राहत देता है। दूसरी तरफ साउकी भी खुश होती है कि वह कैप्टन के प्लेनेट पर वापस नहीं जा रही। इसके बाद वह जीवू के पास जाती है, जहाँ ली उसे मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन जीवू उसे इग्नोर कर रही थी। जब साउकी उससे पूछती है तो वह कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे क्या हो गया है। जब भी मैं ली के सामने जाती हूँ तो मैं अपना कंट्रोल खोने लगती हूँ। ऐसा लगता है जैसे मेरे सिस्टम में कोई बड़ा वायरस घुस गया है। साउकी सुझाव देती है, हमें तुम्हारा सिस्टम जियांग के कंप्यूटर से चेक करवाना चाहिए। जीवू परेशान होती है लेकिन सहमति दे देती है। तभी साउकी जीवू से पूछती है, तुमने अभी तक ये रिंग क्यों पहनी है? इसमें तो हार्मोन सब कलेक्ट नहीं हो रहे ना? यह रिंग मैंने काफी दिनों से पहनी हुई है और अब यह मेरा एक हिस्सा बन चुकी है। जीवू रिंग को स्कैन करती है और कहती है, इस रिंग के और भी ज्यादा फायदे हैं, हम इसमें यादें भी जमा कर सकते हैं। साउकी को यह बात काफी दिलचस्प लगती है। तभी उसकी रिंग ब्लिंक करने लगती है और उसे कुछ पुरानी यादें याद आती हैं। उसे याद आता है कि कैसे पहले भी फांग उसे मुश्किल हालातों से बचा चुका है और फांग हमेशा कितना प्रोटेक्टिव रहा है। दूसरी तरफ कंपनी में जब इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है तो सभी लोग तनाव में होते हैं। तभी वहाँ कैंग आता है
और सबको भड़काने लगता है, जो सबके लिए और ज्यादा गुस्से का कारण बन जाता है। इसके बाद कैंग झाओ को कॉल करता है और कहता है, हमारा प्लान सफल हो गया। पता चलता है कि कैंग ही था जिसने कंपनी में आकर हार्मोन्स डिस्ट्रॉय किए थे और उसने साओकी की आईडी वहां रखी थी ताकि पूरा दोष उस पर आ जाए। झाओ कहती है, हमारा प्लान काम करेगा और इस बार तो कंपनी से फांग को निकाल ही दिया जाएगा। इधर ली जीवू को बार बार मैसेज कर रहा था, लेकिन वह उसे इग्नोर कर रही होती है। ली उससे पूछता है, तुम अभी भी कैफे में हो? लेकिन जीवू झूठ बोल देती है कि वह वहाँ नहीं है। ली उसे देखने के लिए कैफे पहुंच जाता है। ली को देखकर जीवू हैरान हो जाती है और छुपने की कोशिश करती है, लेकिन ली उसे देख लेता है। ली उससे पूछता है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? जीवू उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती और कहती है, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही, और वहां से जाने लगती है। ली उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें जो भी परेशानी है मुझे बताओ, जो भी प्रॉब्लम है तुम मुझे बताओ, तुम इस तरह से मुझे इग्नोर मत करो। लेकिन जब जीवू वापस से उसकी तरफ देखती है तो उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से वो ली को धक्का देकर वहां से चली जाती है। ली इस चीज से बहुत अपसेट होता है। जब ली कैफे से चला जाता है तो जीवू वापस आती है और उदास हो जाती है। उसके बाद वो मिस चाय से बात करती है और कहती है, जब भी मैं ली की आंखों में देखती हूँ मेरे गाल लाल हो जाते हैं, मेरा टेम्परेचर बढ़ने लगता है और मेरी बॉडी गर्म हो जाती है। चाय कहती है, यह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि तुम्हें तो ली से प्यार हो गया है। जब हमें प्यार होता है तो हमारी बॉडी ऐसे ही रिएक्ट करती है। जीवू यह सुनकर कंफ्यूज हो जाती है। तभी वहाँ झांग आता है, जिसे देखकर मिस चाय बहुत खुश हो जाती है। जीवू सोचती है, चाय तो रियल में झांग से सच में प्यार करती है। लेकिन साओकी सिर्फ अपने मिशन के लिए फांग के साथ है। मुझे ली से प्यार हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो एक रोबोट हूँ। शायद मुझे ली से मिलना कम कर देना चाहिए। यह सोचकर वो और भी अपसेट हो जाती है। दूसरी तरफ साओकी और फांग एक साथ फ्राइड चिकन खा रहे होते हैं और बहुत खुश होते हैं। सितारे देखते देखते फांग साओकी से सॉरी कहता है, कंपनी में सब तुम्हें ब्लेम कर रहे हैं। साओकी कहती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम तो मुझ पर विश्वास करते हो ना कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। फांग उससे पूछता है, तुम इतनी खुशमिजाज कैसे हो सकती हो? साओकी कहती है, लोग क्या सोचते हैं वो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी सोच तो बदल सकते हैं। उनकी बुरी बातों की वजह से मैं खुद क्यों अपसेट रहूं? फांग को यह बात अच्छी लगती है, लेकिन वो अंदर से अभी भी अपनी सारी रिसर्च खत्म हो जाने की वजह से अपसेट होता है। साओकी उसे चीयर अप करने की कोशिश करती है और उसे हक करती है। फांग कहता है, मैं अभी भी अपसेट हूँ, मुझे एक ही चीज ठीक कर सकती है। फांग कहता है, लेकिन उससे पहले साओकी उसे किस कर लेती है। यह देखकर फांग बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। फांग वादा करता है कि वह जल्दी ही कूलप्रीट को पकड़ लेगा और साओकी भी यह सुनकर खुश होती है। अगली सुबह फांग रात भर जागकर कूलप्रीट का पता लगाने की कोशिश करता है। जब मीटिंग का समय आता है तो आखिरकार उन्हें पता चल जाता है कि यह सब कुछ कायंग ने किया था। फांग सबको बताता है कि उनकी कंपनी में हिडन कैमरे लगे हुए थे, जिनमें कायंग को यह सब करते हुए कैप्चर किया गया। यह देखकर कायंग बहुत शॉक हो जाता है और सबसे माफी मांगने लगता है, लेकिन फांग उसे माफ नहीं करता। फांग कहता है, मैं पुलिस बुलाऊंगा। कायंग यह सुनकर कहता है, पुलिस को बुलाना कंपनी की प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं होगा। फांग कहता है, ठीक है, मैं पुलिस नहीं बुलाऊंगा, लेकिन जितना भी नुकसान हुआ है तुम्हें वह पैसा भरना पड़ेगा। साथ ही तुम्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और तुम्हें कोई पर्सनल प्रोजेक्ट नहीं दिया जाएगा। कायंग यह सुनकर बहुत उदास हो जाता है और माफी मांगता है। तभी फांग साओकी को लेकर आता है और कहता है, तुम मुझसे नहीं, साओकी से माफी मांगो। कायंग साओकी से भी माफी मांगता है। साओकी कहती है, ठीक है, थैंक यू। सबको समझ आ जाता है कि वह क्यों थैंक यू कह रही थी। मीटिंग के बाद फांग साओकी से कहता है, सब कुछ ठीक हो गया है, अब जल्दी से हार्मोन कलेक्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और हमारा प्रोजेक्ट अच्छे से चलेगा। यह सुनकर साओकी हल्का सा मुस्कुराती है, लेकिन उसके मन में एक गिल्ट होता है। उसे पता था कि जैसे ही हार्मोन एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे उसे वापस अपने ग्रह पर जाना पड़ेगा, लेकिन वह इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अगले दिन साओकी घर पर थी, जहाँ जीवू अपना सिस्टम स्कैन कर रही थी और कहती है, सिस्टम में कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर बार बार सिस्टम शटडाउन हो रहा है तो शायद पृथ्वी का कोई वायरस उसे डिफेक्ट कर रहा है। जियांग सुझाव देता है, जब हम वापस अपने ग्रह पर जाएंगे तो झूबो को रीसेट कर देंगे। जैसे ही जियांग साओकी से कहता है कि अब फिर से हार्मोन एक्सट्रैक्शन का काम शुरू होने वाला है और हार्मोन एक्सट्रैक्ट होने के बाद वे लोग अपने ग्रह वापस चले जाएंगे। साओकी उदास हो जाती है क्योंकि अब उसे फांग के बिना रहना होगा। दूसरी ओर जीवू कैफे में काम कर रही थी, तभी उसे एक मैसेज आता है और उसे एक डिलीवरी के लिए बुलाया जाता है। जब वह वहां जाती है तो देखती है कि वहां कोई और नहीं बल्कि ली ही था जिसने उसे बुलाया था। जैसे ही जीवू ली को देखती है वह वहां से जाने लगती है। ली उसे रोकता है और कहता है, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? तुम बस एक बार मेरी आंखों में देखो और अगर तुम ये कहोगी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो मैं तुम्हारे पीछे कभी नहीं आऊंगा। जीवू का तापमान फिर से बढ़ने लगता है और वह ली को धक्का देकर वहां से भाग जाती है। ली उसके पीछे जाता है, लेकिन तब तक जीवू अपने टर्टल मोड में चली गई होती है, इसलिए ली को वह कहीं नजर नहीं आती। जीवू परेशान होती है। दूसरी तरफ कंपनी में एक मीटिंग चल रही थी जहां फांग रिसर्चर्स से कह रहा था कि सारा काम 2-3 दिन के अंदर पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन साओकी उन्हें समझाती है, आप लोग सब आराम से काम करो क्योंकि हम नहीं चाहते कि जल्दी के चक्कर में कुछ भी गलत हो।
फांग भी इस बात से सहमत होता है। दरअसल साओकी को अपने गृह वापस नहीं जाना था, इसलिए वह ज्यादा से ज्यादा समय बर्बाद करने का प्लान कर रही थी। रात को साओकी और फांग वापस फ्राइड चिकन खाने गए थे, लेकिन साओकी का मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। फांग उससे पूछता है, तुम इतनी उदास क्यों हो? साओकी कुछ जवाब नहीं देती और कहती है, बस ऐसे ही, आज फ्राइड चिकन बहुत ज्यादा स्पाइसी है, इसलिए मेरा मन नहीं हो रहा। फांग समझ जाता है कि साओकी के पास कोई ना कोई समस्या जरूर है। फांग कहता है, मैंने ट्रंक में तुम्हारे लिए कुछ रखा है, तुम प्लीज उसे ले आओ। साओकी ट्रंक खोलती है और जो गिफ्ट होता है उसे देखकर बहुत खुश होती है। उसके बाद फांग साओकी के साथ बैठता है और दोनों साथ में आराम से समय बिताते हैं। एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।